हिस्ट्री का 4th चैप्टर जो है आपका 8th क्लास का, वो हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया था यहाँ से जब शुरू हुआ था। जिसने नहीं देखा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर पहले देख लो, उसके बाद आगे आप सेकंड वाला वीडियो देखना। हमने मैप वैप को, लोगों की ग्रामीण जो लोग थे उसको भी कवर कर लिया था। जानवर वगैरह पालते थे वो भी, जनजातीय समूह सबको, झूम खेती को इतना तक कवर कर लिया था। अब लोग और खेती कहाँ किया करते थे, यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ। यहाँ पर आपने पूर्वोत्तर साइड पढ़ा था, तो आप मैप में देख सकते हो पूर्व और उत्तर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड के पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो ये ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, ये वो वाला एरिया है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे कि वन कानून और उनके प्रभाव कैसे रहे, कि जो वनों के लिए कानून बनाया गया। जैसे कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी तब वो लोग कहते हैं कि भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ियां पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने और जो फल वगैरह थे इकट्ठा करने या पशुपालक शिकार करने की इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल बैन था, वहाँ पर वो नहीं जा सकते थे। इस लाइन का ये मतलब है। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसीलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब वो जगह छोड़ रहे थे, अब उनको नई जगह की तलाश थी जहाँ पर वो काम कर सके। ठीक है, क्योंकि उनका गुजारा वहाँ पर नहीं हो रहा था। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ किया जाए, क्योंकि लोग कम पड़ रहे थे, क्योंकि लोगों ने जगह छोड़ना शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने जो है सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली और वन गांव में बसा दिए, ताकि लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, गांव भी ना छोड़ दिया जाए और अंग्रेज़ों को जितने सारे मजदूर चाहिए वो सारे वहीं पे मिल जाएं। तो ये अंग्रेज़ों ने काम करा। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। वो कह रहे थे कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, औपनिवेशिक कानून आपने पिछले में पढ़ा, बेसिकली वही जो एक जने आएगा किसी दूसरे एरिया पे या दूसरे एरिया का पूरा रूल रेगुलेशन वगैरह सब कुछ चेंज कर देगा। जिसको औपनिवेशिक का नहीं समझ में आया, पिछले वीडियो में जाकर आप पूरा इसका पढ़ सकते हो, इसका पूरा अलग से टॉपिक दिया हुआ है। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं के तौर तरीकों पर चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। मतलब वो लोग जो यहाँ पे थे भारतीय लोग, वो मना कर रहे थे कि हम आपके रूल को नहीं मानेंगे, बल्कि वो अभी भी खुद के अपने पर्सनल ही जो उनके रूल थे वो माने जा रहे थे, जबकि जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने बैन कर दिया था। फिर भी कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। 1906 में सौंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, क्योंकि जो लोग इनकी बातों को नहीं मानते थे तो वो विद्रोह भी किया करते थे। ऐसे बहुत सारे विद्रोह के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे या जानते भी होंगे। जो व्यापार की समस्या थी, एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए कि आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में जो भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में मांग थी, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पाद पर जोर देने लगा।
मतलब कि लोगों को कह रहे थे कि आप रेशम के उत्पादन बढ़ा दो। वर्तमान झारखंड में स्थित हाजिर बाग के आसपास रहने वाले संस्थाल रेशम के कीड़े पालते थे, क्योंकि रेशम को कपड़ा बनाने के लिए रेशम के कीड़े का यूज़ करते हैं। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनको कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवाना या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमतों पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिए जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिला था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते होंगे या मानने लगे थे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था और बहुत कम कीमतों पर बेचना पड़ता था, उन्हें खेती करना पड़ता था। इसीलिए अब काम की तलाश भी लोग कर रहे थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिरी से ही चाय बागान फैलने लगे थे, मतलब अब चाय की खेती पर ज़्यादा जोर डालने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। मतलब ये लोग तो कहीं और से आए थे ना, तो उनको वापस घर भी नहीं जाने देते थे। नज़दीक से देखने पर, कि नियर बाय देखने पर क्या होता था। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों के बदलते कानूनों और व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए कारोबारों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत हुआ। मतलब कि लोगों ने विरोध किया। 1831 से लेकर 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संस्थालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। यहाँ पर आप ईयर और जो विद्रोह हुआ उसके नाम याद करते जाना, पॉइंट्स में अपने लिखते जाना। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा एक आदमी का नाम है। अब है यहाँ पर आता है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा क्योंकि इस स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है। बिरसा मुंडा का जन्म, अब ध्यान से सुना स्टोरी, तब आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, यानी कि जो मुखिया लीडर होता है, उसके बारे में, उसके विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों को कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इस इलाके के मूल निवासी का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई जो थी, लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। मतलब जिस ज़मीन पर ये लोग रह रहे थे वो तो उनकी ज़मीन थी ना, उनके वंशज, उनके पूर्वजों की थी। तो जो अभी के नए ब्रिटिश लोग आए हैं उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उनसे उनको आज़ादी चाहिए थी। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरी के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचार के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी
किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उसने वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुंडा के जो लोग थे वो पहले से रह रहे हैं, तो वो कहते जो बाहर के लोग हैं उनको हट जाना चाहिए। वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह ऐसे स्वर्ण युग सदियों की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों का नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरदारों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे। और यह उसका पूरा काम था कि अब उसने चेंज कर लिया तो उसको बहुत अच्छा बनाने में जुटे हुए थे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों पर मुंडाओं और उनकी जो सारी समस्याओं का कष्ट का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों अपनी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और वे मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति को आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। मतलब वो अपने टीम में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे युद्ध लड़ने के लिए। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीगों और यूरोपीय के जो लोग थे उनको तबाह कर देंगे। बिरसा के अनुयायी दीगों और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। जेल से निकलने के बाद भी उसने बहुत उधम मचाए। जो सरकारी अफसर थे, गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार जो थी, उनके जो मेन ऑफिस होते थे और उनके जो चर्च होते थे उस पर कब्जा करते थे। बड़े भूस्वामी के खेतों पर या जहाँ पर उनके अनाज रखे होते थे वहाँ पर वो हमला किया करते थे। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। हैजा एक किस्म का बीमारी होता है और आंदोलन ठंडा पड़ गया। मतलब कि अब धीरे धीरे लोग भूलने लगे, वो आंदोलन छोड़ने लगे। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो कब्जा ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो जो ये थे बिरसा, उन्होंने ऐसे मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को कि इनके ज़मीन ना छीने। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। मतलब आदिवासी लोग इनसे डरते नहीं हैं, विद्रोह भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया था। इस वाले में आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये इम्पॉर्टेंट है। अब तो आपके MCQ भी आएंगे। MCQ के पीछे कम क्वेश्चन दिए हैं, आप प्रैक्टिस पेपर से बहुत सारे कर सकते हैं। 1 मार्क में आते हैं MCQ, सही या गलत यानी कि राइट और रॉन्ग इस वाले में दिया है। आइए विचार करें, इसमें आपको फुल क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो सारे आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। नहीं तो मैं पूरे आंसर की जो वीडियो है वो बना दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी।